This is video number 9 of dipole, and now we are going to place a dipole in a uniform electric field. इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे। इस बात को समझना है आपने। डाइपोल अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया है। लेकिन अब हम क्या बात करने वाले हैं कि अगर इसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें तो ये कैसा बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से है, देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम फोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि उसके ऊपर क्या फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि हमें मालूम है डाइपोल चार्जेस का बना है। चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब प्लेस्ड होते हैं तो उस पर QE फोर्स लगती है, वही हम बात करेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा, वो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देखो ज़रा। क्या यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं E लिख देता हूँ। E ऑब्वियसली E वेक्टर है। इस डाइपोल को मैंने, ये दिख रहा है आपको डाइपोल -n+, डाइपोल मोमेंट ऐसा मैंने साइड पे भी बनाया है। डाइपोल मोमेंट और E के बीच में एंगल कितना, थीटा। ये ज़्यादा काम बाद में आएगा, लेकिन अभी फोर्स के ऊपर बात करें तो क्या दिखाई दिया आपको कि इस तरफ फोर्स लगी F1 और इधर फोर्स लगी F2। इसकी डायरेक्शन ऐसी और इसकी डायरेक्शन ऐसी, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर फोर्स लगती है, और जो -Q चार्ज है उस पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है। अगर मैं नेट फोर्स आपसे पूछूं कितनी होगी, तो बड़े सामने दिखाई दे रहा है हमें, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगी। क्या F1 और F2 की वैल्यू बराबर है? बिल्कुल है। डायरेक्शन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यही सब मैंने ऊपर भी लिख के रखा है, आप उसको देख सकते हो। ये सब आप रीड करो, आपको सब समझ आएगा जो मैंने बोला। ये मैंने पहले ही बताया कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये पहले ही आपसे बात की हुई है मैंने। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया, ये 2AQ। ठीक है, अब फोर्स तो नेट फोर्स 0 आ गई, लेकिन हमें मालूम है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में एक चीज तब होती है जब उस पे नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी उस पे 0 हो। लेकिन हम देखने वाले हैं कि यहां पे टॉर्क आएगा, और उस टॉर्क को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, वही फिगर है, लेकिन अब टॉर्क के लिए मैंने सेपरेट दोबारा से उसी फिगर को लिया, और उसको आपको समझाऊंगा कि टॉर्क, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क की बात करते हैं। एक तो पहली बात ये कि ये कहीं पे पिविटेड नहीं है, कहीं से पकड़ा नहीं हुआ इस डाइपोल को। ये डाइपोल बिल्कुल फ्री टू मूव है। इसलिए फ्री टू मूव होने की वजह से जब फ्री टू मूव पे रोटेशनल मोशन होती है, आप देख सकते हो इस पे रोटेशनल मोशन होगी। आप इमेजिन कर सकते हो, आप पेन रखो एक टेबल के ऊपर और उस पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, और ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं है। एक ही लाइन का मतलब होता है अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे होती, तब नेट टॉर्क क्या आता है? 0। मतलब अगर अगर यही डाइपोल ऐसे प्लेस कर दूं, इस पे फोर्स क्या आएगी? इधर। इस पे फोर्स कैसी आएगी? इधर। तो नेट फोर्स कितनी, नेट टॉर्क कितना आना था? 0। नेट फोर्स तो 0 है, नेट टॉर्क भी कितना आना था? 0। लेकिन अब ये प्लेस्ड है ऐसे, और ये दोनों फोर्सेस इसकी वजह से अब लाइन में नहीं है, इसलिए यहां पे नेट टॉर्क डेवलप होगा। और वो जो नेट टॉर्क यहां डेवलप होगा, उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वो कितना होगा, और उसको याद करेंगे। उसकी डेरिवेशन है छोटी सी, अभी हम करने वाले हैं। अब देखो जरा, पहले मैं एक और बात आपसे करता हूं। अगर ये फ्री टू मूव एक डाइपोल है, जब इसको हम मूव करेंगे फोर्सेस के कारण, जब ये मूव होगा तो कहां से मूव करेगा? एक्सिस तो है नहीं, एक्सिस कहां आएगी इसकी? एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ द मास से पास करती है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर इसीलिए मैंने इस डाइपोल की लेंथ कितनी ली है? 2a। इसलिए ये सेंटर ऑफ मास से इधर भी ये a है और इधर भी ये a है। टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F। अब R क्रॉस F करने के लिए R कैसे बनाते हैं? जो एक्सिस है
इस पॉइंट से हम टॉर्क की मेजरमेंट करने वाले हैं, और इस एक्सिस से अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका आर वेक्टर। अगर मैं इस फोर्स की वजह से टॉर्क देखूंगा तो ये आपका आर वेक्टर है। दोबारा बना देता हूं, ये दिस इज आर वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ, इस केस में दिस विल बी आर, इस फोर्स के लिए ये आर होगा ओ बी, इस केस में ओ ए। ये सारी कैलकुलेशन, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल के बारे में दोनों वेक्टर हैं, पी भी वेक्टर होता है और ई भी वेक्टर है। इनके बीच में जो एंगल है वो यहां पे सेपरेट मैंने बनाया है, वो आगे जाके काम आने वाला है। आप देखो कैसे, देखो ये मैंने टॉर्क की कैलकुलेशंस की हैं। देखो टॉर्क, द टॉर्क ऑफ F1, F1 की वजह से जो टॉर्क है अबाउट O, मैंने अभी बताया R क्रॉस F। R क्या लेना है आपने, OA। F किसके बराबर, QE। चलो आगे, बस ये बना गया हमारा पहला, ये आ गया आंसर, Q बाहर ले लिया और ये हमारा आंसर बन गया EA वेक्टर, OA वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। फिर इसी तरह से F2 की वजह से भी निकाला, F2 की वजह से जब निकाला तो क्या आंसर आया, टाउ 2 इक्वल टू ओ बी क्रॉस F2। मैंने अभी पीछे समझाया आपको, F2 इक्वल टू माइनस है, वो आपको मालूम है, चार्ज माइनस है वो वाला, माइनस क्यू बाहर निकाल दिया, ओ बी वैक्टर ले लिया। आपको मालूम है ये माइनस को अगर एडजस्ट करना हो तो इस वेक्टर को उल्टा कर दो। जैसे मैं बोलूं अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो माइनस ए कैसा होगा, बिल्कुल इससे उल्टा। तो इसलिए इसको उल्टा कर दिया वेक्टर को, तो माइनस एडजस्ट हो गया और अल्टीमेटली क्या बन गया, इसको छोड़ देना, ये मैंने दोबारा लिख दिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया दोबारा, ये क्या आ गया, क्यू बी ओ, ओ बी की जगह क्या लिख दिया, बी ओ। कहाँ, क्यों क्यों किया, माइनस को एडजस्ट करने के लिए, इंटू ई। फिर ये दोनों टॉर्क्स को ऐड करना है, क्यों ऐड करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। ये थी आपका डाइपोल, ये फोर्स थी ऐसे, ये फोर्स थी ऐसे, इधर ये ऐसे था। अब आप सोचो इसको कोई इधर से खींचेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, घूमना है इसने, इसके अराउंड घूमना है सेंटर ऑफ मास की। जब ये घूमेगा तो आप मुझे बताओ, ये इधर इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम बोलते दोनों के कारण टॉर्क जो है वो कैसा है, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, ऐड, इसलिए मैंने ये ऐड किया है, टाउ 1 प्लस टाउ 2। जब मैंने ऐड किया, ई को कॉमन लिया था वो बाहर निकाल दिया, ओ ए प्लस बी ओ करो, डायग्राम से देखो, ओ ए प्लस बी ओ, ये ओ ए है, ये बी ओ है, बी ओ प्लस ओ ए किसके बराबर बना, 2A बन गया, बी ए लिख दिया, बी ए किसके बराबर है, 2A इंटू क्यू क्या बनेगा, देखो देखो अभी वो क्या बनेगा, P वेक्टर। देखो ये क्या है, ये है 2A, लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज के साथ तो क्या बन जाता है, वो डाइपोल मोमेंट, वही लिखा है। तो ये सारी कहानी है, आपको समझ आ गई हमने किस तरह से टॉर्क की डेरिवेशन की। टॉर्क ही आ गया। अब टॉर्क के बारे में क्या बात करेंगे, टॉर्क की डायरेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, और थोड़ा सा एक और मैंने छोटा सा लिखा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखो क्या लिखा कि अल्टीमेटली तुमने ड्राइव किया कि वो किसके बराबर है, P क्रॉस ई का मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, पी ई साइन थीटा। डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्शन देखो कैसे बात करेंगे, P क्रॉस ई है ना, अभी मैंने ये डायग्राम पीछे भी बनाई हुई है, मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ आपको। ये है आपका थीटा, ये है आपका P और ये है आपका ई। वेक्टर डाल लेना P के ऊपर भी और E के ऊपर भी। नाउ टेक योर राइट हैंड, स्ट्रेच योर फिंगर्स अलोंग P के अलोंग अपनी स्ट्रेच करो फिंगर्स को इस तरह से कि वो कहां घूमे, E की तरफ। राइट हैंड लेना, पहली बात राइट हैंड लेना इंपॉर्टेंट है। अपनी फिंगर्स को, अपना हैंड अलाइन करो अपनी फिंगर्स को किसके साथ, P के साथ, और फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए किसकी तरफ, E की तरफ। तो जब फिंगर्स E की तरफ कर्ल हो रही हैं तो आपका थंब कहां जा रहा है, इनटू द पेपर। इसलिए इनटू द पेपर मतलब अवे फ्रॉम यू। व्हेन इट इज अवे फ्रॉम यू तो हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्रॉस से। ये जो क्रॉस बनाया ये टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ 11th क्लास में। अब टॉर्क जीरो कब होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया टॉर्क कब जीरो होगा, जब वो ऐसे प्लेस होगा। कौन, डाइपोल अब ऐसे प्लेस होगा तो कॉमन सेंस कह रही है क्या कि एक फोर्स इधर दूसरी फोर्स इधर, तो अब थोड़ा ये घुमा पाएगा इसको,
एक एक स्टिक लो, दोनों दोनों साइड से उसको फोर्स, खींचने वाली फोर्स लगाओ एक ही लाइन में, तो क्या वो घुमा पाएगा उसको, उस पेन को या उस रॉड को? तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, यहां पे जब हम थीटा जीरो होगा, थीटा जब जीरो होगा 180 होगा, थीटा जीरो और 180 का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने अपना डाइपोल ऐसे प्लेस किया, ये हो गया जीरो, 0 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और अगर उल्टा प्लेस किया, ऐसा प्लेस किया, तो 180 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में आपको फोर्स कितनी मिलेगी? जीरो। टॉर्क भी कितना मिलेगा? जीरो। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये इतनी कहानी थी। थैंक यू वेरी मच।